हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट स्लाइड चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हु इज़ नेल्सन मंडेला। ये जो पिक्चर बनी है ये नेल्सन मंडेला की है। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका के फादर, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में। एक टर्म है अपार्थीड। अपार्थीड एक मूवमेंट था जो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था और जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी थी। अपार्थीड एक मूवमेंट था जो वाइट पीपल ब्लैक पीपल को ऑप्रेस करने के लिए चलाते थे। लेकिन मंडेला 30 इयर्स तक जेल में रहने के बाद फाइनली उन्होंने अपार्थीड को अबॉलिश किया था। अभी जो आप लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, जिसमें मंडेला एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये स्वेरिंग ऑन सेरेमनी है जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे साउथ अफ्रीका के। So let's start the lesson. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Besieged by, surrounded by. 10 मई का समय है। 10 मई का जो सवेरा था, डॉन थी, 10 मई की जो डॉन थी वो ब्राइट एंड क्लियर थी। ये 10 मई 1994 की बात हो रही है जब जनरल इलेक्शंस हुए थे और उसमें नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा समय गुजर रहा है जब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारे डिग्नेटरीज हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं जो अपनी रिस्पेक्ट, जो अपनी बातें या जो अपना ध्यान हमारी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और इनॉग्रेशन में आ रहे हैं। ये इनॉग्रेशन जो है वो लार्जेस्ट गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल में, यानी कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे ऐसी कोई बहुत ही बड़ी गैदरिंग है एक जहां पर अंतरराष्ट्रीय नेता एकत्रित हुए हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया में एक एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर वो होता है एक ऐसा थिएटर जिसमें रूफ नहीं होती है, छत नहीं होती है। तो वहाँ पर ये एक सेरेमनीज हो रही हैं फॉर डेकेड। डेकेड जो है अ टाइम ऑफ 10 इयर्स होता है, 10 साल, और 4 डेकेड्स यानी कि कई डेकेड्स गुजर चुके हैं। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। यहाँ पर वाइट की सुप्रीमेसी रही है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वाइट और ब्लैक का यहाँ पर कुछ स्ट्रगल था, जो वाइट पीपल ब्लैक पीपल को ऑप्रेस करते थे, तो वाइट की सुप्रीमेसी रही है। एंड नाउ इट वाज द site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जहाँ पर वाइट की सुप्रीमेसी रही, लेकिन अब यहाँ पर जो एक साइट, जो एक दृश्य, जो एक सीन नजर आ रहा है वो है रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग इसे बुला रहे हैं मंडेला ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट नेशंस के, हर तरह के लोग मौजूद हैं और ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है जहाँ पर कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself
to the well-being of the Republic and its people. अब यहाँ पर ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे जब बता रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो डेट जो है वो 10 मई 1994 की है। तो मई में हमारे यहाँ तो गर्मियाँ होती हैं, फिर ये उस दिन को ऑटम डे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताती चलती हूँ कि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है और हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। तो सदर्न हेमिस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी कि जब यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पर विंटर्स आने ही वाले हैं, इसलिए उसके पहले का वो ऑटम टाइम चल रहा है। और ये बताते हैं कि वो बहुत खूबसूरत ऑटम का दिन था और मेरी बेटी जिनानी भी मेरे साथ गई हुई थी। पोडियम पोडियम एक वो डायस होता है जहाँ से लोग अपनी स्पीच देते हैं। तो मिस्टर डी क्लर्क जो कि पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, वो पहले प्रतिज्ञा लेते हैं या सौंड करते हैं और फिर थाबो बेकी जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो ओथ लेते हैं और फिर मेरा समय आता है। मैं प्लेज करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, प्लेज मतलब प्रॉमिस करता हूँ टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, अपहोल्ड करूँगा और अपने आप को डिवोट करूँगा फॉर द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता के हमेशा भले के लिए कार्य करता रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, इकट्ठा हुए मेहमानों और जो भी पूरा संसार इसे देख रहा था, मैंने कहा उन सबसे, Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, confer glory, confer means give, दे रहे हैं, एक ऐसी ग्लोरी दे रहे हैं, एक नई लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, एक नई लिबर्टी मिली है हम सबको। फ्रीडम, फ्रीडम किससे? फ्रीडम फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपार्थीड। हमें अपार्थीड का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उससे फ्रीडम मिली है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का जो कि बहुत लंबा चला, लेकिन अब उससे जो एक सोसाइटी बॉर्न हुई है। क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जो पीपल हैं दे हैव इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व हो चुके हैं जिसपे सारी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिन्हें हमेशा आउटलॉ माना गया था, आज हमें वो बहुत ही जो कभी नहीं मिली, जो कम मिलने वाली वो प्रिविलेज मिली है कि हम अपनी मिट्टी पर राष्ट्र, संसार के इतने सारे राष्ट्र को होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. मैं अपने उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सब यहाँ आए, हमारे देश के लोगों से मिले और हम सभी लोग इस पर गर्व कर रहे हैं क्योंकि एक कॉमन विक्ट्री हुई है, यानी हम सभी की जीत है। ये जीत है जस्टिस की, ये जीत है पीस की, ये जीत है ह्यूमन डिग्निटी की, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमंस। We have at last achieved our political emancipation और अंततः हमें हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम मिल गई है कि हम पॉलिटिकली कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और हम ये प्लेज करते हैं कि हमारे लोगों को हम लिबरेट कराएंगे जो लंबे समय से चली आ रही गरीबी है उससे, डेप्रीवेशन से, सफरिंग जो कष्ट है उनसे, जेंडर इस डिस्क्रिमिनेशन है और जो अन्य तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, जो भी भेदभाव है, हम उन सभी से अपनी देश की जनता को लिबरेट कराएंगे या फ्री कराएंगे। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
अब यहाँ पे वो नेवर 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 अगेन कई बार फोकस करते हैं कि यानी कि अब कभी भी दोबारा ये जो ब्यूटीफुल लैंड मेरी साउथ अफ्रीका है वो इस तरह के ऑपरेशन का एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। एक मतलब मानवीय अचीवमेंट के पे कभी भी सूरज इतना ज़्यादा ग्लोरियस नहीं हुआ, यानी कि ये बहुत ही अद्भुत क्षण है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि फ्रीडम का राज्य होगा, स्वतंत्रता का राज्य होगा अब, और भगवान करे कि अफ्रीका, गॉड ब्लेस करे अफ्रीका को भगवान। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. और उसी के कुछ समय के पश्चात हम सब की आंखें एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एक डिस्प्ले था जिसको देखने के लिए उठ गई कि साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और ट्रूप थे, वो एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये खाली एक दिखावा नहीं था, एक खाली मतलब प्रदर्शन मात्र नहीं था। यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ की डेमोक्रेसी को एक्नॉलेज कर रही हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी न्यू गवर्नमेंट के लिए भी एक्नॉलेजमेंट था जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests beaded with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही समय पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, उनके चेस्ट बी डेक मतलब डेकोरेटेड हैं, रिबन्स से, मेडल्स से, वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे विल बी लॉयल टू मी एंड टू द डेमोक्रेसी। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मैं इस फैक्ट से भी अनमाइंडफुल नहीं हूँगा, मतलब कॉन्शियस नहीं हूँ मैं ज़्यादा इसको माइंड नहीं कर रहा हूँ कि एक टाइम था जब ये सारे लोग जो ये डिफेंस ऑफिशियल्स हैं या मिलिट्री फोर्सेस हैं, ये सारे मुझे अरेस्ट करते, लेकिन अब वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फाइनली एक शेवरा, एक पैटर्न होता है वी शेप का जिसमें जो इम्पाला जेट्स हैं वो रंगीन काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए चले आ रहे हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' iAfrika and black singing Die Stem. ये दिन इतना ज़्यादा सिंबॉलिकल है क्योंकि दो नेशनल एंथम जो साउथ अफ्रीका के वाइट्स के और ब्लैक के हैं, दोनों लोग साथ में गा रहे हैं और दोनों एक दूसरे का भी गाने की कोशिश कर रहे हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. मतलब अब दोनों एक दूसरे का एंथम गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक टाइम था जब वे डिस्पाइज मतलब डिसलाइक करते थे एक दूसरे के एंथम को या वॉटेवर, वो लिरिक्स भी नहीं जानते, लेकिन बहुत ही जल्द वो सब इस सबको हृदय से याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of victory. अब उस समय मैं बहुत ही ओवरवेल्म हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब वो हिस्ट्री को याद कर रहे हैं कि जब फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी का जो फर्स्ट डेकेड था विच इज़ 1900 टू 1910, जहाँ पर एक बहुत ही बिटर एंग्लो बोर वॉर हुई थी विच वॉज बिटवीन इंग्लिश एंड अफ्रीकन पीपल।
अब यहीं से जो इंग्लिश आ गए थे अफ्रीका में, उन्होंने अफ्रीका के पीपुल जो उसी की लैंड पर हैं उनके साथ भेदभाव वाली पॉलिसी स्टार्ट करी थी वाइट स्किन पीपल ने। उन्हें अपने ही देश में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस का, बहुत सारे ऑपरेशंस का सामना करना पड़ा था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और इस वॉर के बाद जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था वो मोस्ट हार्शेस्ट यानी रूड था, बहुत बेकार था, ये इनह्यूमन था, जो अमानवीय था। ऐसी सोसाइटी को उन्होंने जन्म दिया था जैसा संसार ने दोबारा कभी नहीं देखी होगी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, और अब 20वीं शताब्दी का लास्ट डेकेड यानी कि 1990 से 2000 का टाइम चल रहा है, और जब मैं खुद ही अपने 8th डेकेड में यानी कि 80s में हूँ, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. अब ये सारा जो है ये ओवरटर्न हो गया है एंड दिस इज फॉर फॉरएवर, ये हमेशा के लिए है, और एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस हुआ है जो कि लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को रिकॉग्नाइज करता है। वो ये नहीं देखता कि लोगों के स्किन का कलर क्या है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. लेकिन ये जो है, ये जो दिन हमारे सामने आज आया है, इसमें अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस हैं जिन्हें हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा लोगों ने सैक्रिफाइस किए हैं। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और हजारों की संख्या में हमारे लोग, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड। ऐसे मतलब हजारों लोग और उनकी सफरिंग, उनके कष्ट और उनका करेज, जो उनकी वीरता थी, जो उनका बहादुरी थी, वो कभी भी ना तो काउंट की जा सकती है और ना ही रीपे की जा सकती है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मैं ये महसूस करता हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ कि और किसी अन्य दिनों की तरह कि मैं सिंपली उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ, उन सभी का मिला जुला रूप हूँ। पैट्रियट मीन्स होता है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री और हु फाइट फॉर हिज कंट्री। जो वो अफ्रीकन पैट्रियट जो मेरे सामने चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वो एक लंबी और एक नोबल लाइन थी जो कि अब खत्म हो चुकी है और अब एक शुरू हुई है मेरे साथ। मेरे साथ इस साउथ अफ्रीका का नया इतिहास शुरू हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड की पॉलिसी ने मेरे जो देश है और मेरे देश के जो देशवासी हैं उनके हृदय में एक बहुत ही गहरा और कभी ना खत्म करने वाला घाव दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हम सभी ने जो समय गुजारा है इस अपार्थाइड पॉलिसी के साथ, तो जनरेशंस लग जाएंगी इस प्रोफाउंड मतलब डीप, इस डीप जो वुंड है, घाव को भरने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced, लेकिन ये जो डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन रहे हैं, जो दबाव के जो वर्ष रहे हैं, शताब्दियां रही हैं, ब्रुटैलिटी की जो शताब्दियां रही हैं, इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है या जन्म दिया है जैसे ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलर्स, द चीफ लुथलर्स, द यूसुफ डाडोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट्स बुक्वीज ऑफ आवर टाइम। Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. उनकी तरह का करेज, विजडम और जेनरोसिटी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. मुझे लगता है अब मंडेला ऐसा सोचते हैं कि शायद इतनी अगर इतने हाइट ऑफ कैरेक्टर चाहिए, इतना ऊंचा चरित्र चाहिए, तो इतनी गहराई से ऑपरेशन भी रिक्वायर्ड है।
My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. मेरी कंट्री हमेशा रिच रही है मिनरल्स और जेम्स में, जो कि इस सॉइल, इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। पर मुझे हमेशा लगता है कि जो मेरी कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो है यहाँ के पीपल, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है, फाइन है, ट्रू है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इसी तरह से जो हमारे साथी हैं जिनके संघर्ष को मैंने देखा है, उनसे मैंने सीखा है मीनिंग ऑफ करेज, साहस का क्या मतलब है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. समय के साथ साथ मैंने आदमी और औरतों को अपनी जान को सिर्फ इस एक आइडिया, इस फ्रीडम के लिए रिस्क पे, अपनी जान को रिस्क पे डालते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक फॉर टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को खड़े हुए देखा है कि उन पर अटैक हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, लेकिन वे टूटते नहीं हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो एक ऐसे स्ट्रेंथ दिखाते हैं, एक ऐसे रेजिलियंस दिखाते हैं जो कि कल्पना से परे है। रेजिलियंस मतलब एक ऐसी एबिलिटी कि उनके साथ कुछ भी होता है, कुछ भी हार्डशिप होती है, लेकिन वो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने ये सीखा कि करेज क्या है। करेज भय मुक्त होना नहीं है, ये भय के ऊपर जीत है। The brave man is not he who does not feel afraid, but the he who conquers that fear. एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो अपने डर पे जीत हासिल करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इस घृणा के साथ पैदा नहीं होता है कि किसी के स्किन के कलर से घृणा करे, किसी के किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड होने की वजह से घृणा करे, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है इसलिए घृणा करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। उन्होंने घृणा करना जरूर सीखा होगा। And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ पे नेल्सन कि अगर लोग घृणा करना सीखते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो लव की फीलिंग है, जो प्रेम की फीलिंग है, वो ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा नेचुरल तरीके से आती है than its opposite, यानी कि घृणा के मुकाबले। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, हार्डेस्ट टाइम्स जब प्रिजन्स में ये रहे थे, जेल में, नेल्सन मंडेला, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जब मेरे साथी और मुझे, हम लोग की मतलब लिमिट के पार तक हमें कष्ट दिए जाते थे, हमें टॉर्चर किया जाता था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. और उस वक्त अगर किसी भी उनमें से जितने भी गार्ड्स होते थे, उनमें से किसी के भी आंखों में मैंने एक झलक भी अगर ह्यूमैनिटी की देख ली, कि उनको किसी को हम लोगों के ऊपर या हमारे साथियों पर या मुझ पर दया आई हम लोग के कष्ट को देख करके, और वो भी सिर्फ एक सेकंड के लिए ही सही, तो मुझे फिर से रीअश्योर हो जाता था मैं, और वो मेरे लिए उतना ही काफ़ी था कि हाँ, कहीं न कहीं मानवता ज़िंदा है और इसी के सहारे मैं अपनी लड़ाई को आगे लड़ सकता हूँ। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. एक व्यक्ति की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम, एक लौ के समान होती है, जिसको छुपाया तो जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता है। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. एक व्यक्ति के जीवन में सामान्यतः दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक तो उसका उसकी फैमिली, उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति होता है, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसका उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसके कंट्री के प्रति।
In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. किसी भी ह्यूमन और सिविल सोसाइटी में हर कोई के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस है जो उसे अपने इंक्लाइनेशंस यानी नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर के अकॉर्डिंग या एबिलिटीज के अकॉर्डिंग करने होते हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक ऐसी कंट्री साउथ अफ्रीका जहाँ पर मेरे जैसे कलर में बर्थ पाने पर ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके, उन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और साउथ अफ्रीका में मेरे रंग का आदमी जो अगर एक लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग जीना चाहता है तो वो पनिश किया जाता है या आइसोलेट कर दिया जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people and inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है, वो अपनी फैमिली से कट कर दिया जाता है और अपने घर से दूर कर दिया जाता है. वो इन सबसे दूर रहने पे मजबूर किया जाता है. और ट्वेलाइट एग्जिस्टेंस में अगर हम देखेंगे तो अगर वो दोनों तरह से जीना चाहता है तो फिर वो एंड होता है उसका एज ए रिबेलियन. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. शुरुआत में मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को रखूंगा, पर जब मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा था उसी समय मैंने ये पाया कि मुझे तो अभी पूरी तरह से एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड भी मेरे ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करने को मिल रहे हैं. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं ऐसी किसी तड़प के साथ नहीं पैदा हुआ था कि मुझे फ्रीडम चाहिए. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं फ्री पैदा हुआ था, स्वतंत्र पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. हर तरह से स्वतंत्र था जितना मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट. अपनी माँ की झोपड़ी के चारों तरफ खेतों में दौड़ सकता था फ्रीली. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. मेरे गांव से जो एक क्लियर धारा पानी बहता था मैं उसमें फ्री था स्विम करने के लिए. फ्री टू रोस्ट mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. फ्री था मैं. एक मेलीज एक तरह का कुछ अनाज होता है जिसको रोस्ट करके खाते हैं, तो शाम में मैं तारों की छांव में उन्हें रोस्ट करके खाने के लिए फ्री था. राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. धीरे चलने वाले बुल्स की सवारी करता था, उसके लिए भी मैं फ्री था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा को फॉलो किया, जब तक मैं अपनी ट्राइब के कस्टम्स को मानता रहा, तब तक मैं किसी भी तरह के व्यक्ति या भगवान के किसी भी लॉ को मैंने तोड़ा नहीं था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन ये सब शुरू तब हुआ जब मैंने ये जाना कि जो बॉयहुड में मैं स्वतंत्रता समझ रहा था वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था. इल्यूजन इज समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और ये जैसे ही मैंने खोजा कि मेरी फ्रीडम तो पहले से ही ले ली गई थी, बस वहीं से मैंने इसकी खोज चालू करी. वहीं से मुझे इसकी भूख पड़ी. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. पहले तो एज ए स्टूडेंट मुझे स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ट्रांजिटरी विच इज नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं थी, ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी कि मैं रात में घर से बाहर रह सकूं. रीड वॉट आई प्लीज. वो पढ़ सकूं जो मुझे अच्छा लगता है.
and go where I choose, और मैं वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहता हूं. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और जब मैं यंग हुआ, जब मैं जोहानिसबर्ग में था, तो मैं चाहता था, ईयर्न मतलब वो चाहता था, मैंने उससे लॉन्ग किया बहुत ही बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स का, कि मैं अपनी पोटेंशियल अचीव करूँ, यानी कि मेरा जो पोटेंशियल है, जो मेरा कैलिबर है, वो मैं उतना कमा सकूँ, वो काम मैं कर सकूँ. और फंडिंग माई की मैं अपनी कमाई हुई जो भी हमारी जो धनराशि है उसे अपने पास रख सकूँ, अपनी इच्छा से शादी कर सकूँ और फैमिली रख सकूँ. तो इस तरह से एक लॉफुल लाइफ जो थी वो कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती थी. But when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता बाधित नहीं है, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. फिर मुझे ऐसा पता लगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम कर्टेल रिड्यूस की गई है या कटौती की गई है मेरी ही स्वतंत्रता में, लेकिन हर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल किया गया है जो मेरी तरह दिखता है. मेरी तरह दिखता है मतलब ब्लैक. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger. और फिर इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और इस तरह से मेरी जो स्वतंत्रता की जो भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़, और दैट बिकेम द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और वो अचानक से मेरी लोगों की स्वतंत्रता के लिए कन्वर्टेड हो गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और इस तरह से मैं जब अपनी जनता, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता की मैंने इच्छा प्रकट की, वहीं से जो मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो सब ने मेरी लाइफ को एकदम बदल दिया, जिसने ट्रांसफॉर्म किया एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक जो डरपोक युवा व्यक्ति था, उसको एक बोल्ड व्यक्ति में, एक व्यक्ति जो हमेशा लॉ अबाइडिंग था, लॉ को मानने वाला था, उसको बदल दिया लॉ को ना मानने वाला, और लॉ को ना मानने वाला इज कॉल्ड अ क्रिमिनल. एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो कि फैमिली को अपने बहुत प्यार करता है, उसको बदल दिया अ मैन विदाउट अ होम, जिसका कोई घर नहीं होता, उसमें बदल दिया. और एक लाइफ लविंग मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन से प्यार है, जो जीना चाहता है, उसको बदल दिया एक मॉन्क में, एक तपस्वी में, जिसको जीवन से कोई मोह नहीं है. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. मैं बहुत नॉर्मल था, जैसे ही कोई नेक्स्ट मैन होता है. मैं कोई बहुत वर्चुअस, बहुत क्वालिटी मुझ में नहीं थी, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन मैं वो थोड़ी सी भी जो बहुत ही पुअर और लिमिटेड फ्रीडम थी उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता था, जब तक मैं ये जान रहा था कि जो मेरे लोग हैं वो फ्री नहीं है. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, अविभाजनीय है. वो किसी के लिए फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि आपके लिए कुछ अलग होगी और दूसरों के लिए कुछ अलग. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. बहुत बड़ी बात कहते हैं यहाँ पे नेल्सन, कि अगर मेरे जैसे किसी भी आदमी पर किसी भी तरह की कोई चेन, कोई बंदिश है, तो वो हम सभी पर है. इसका मतलब है कि वो सभी के ऊपर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर है और किसी पर नहीं है. और अगर मेरे लोगों को चेन या किसी कड़ी या श्रृंखला द्वारा रोका गया है, तो अल्टीमेटली वो चेन मेरे ऊपर भी है, वो बंदिश मेरे ऊपर भी है.
I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और मैं ये जानता था कि ऑपरेशर यानी कि जो जो ऑपरेट कर रहा है यानी कि व्हाइट पीपुल, उन्हें भी लिबरेट होना है। जैसे कि ऑपरेस्ड को ब्लैक पीपल जो कि ऑपरेस किए जा रहे हैं, मतलब उनके साथ साथ ऑपरेसर भी कहीं ना कुछ कैद में है, जिससे उसको लिबरेट होना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हरता है, तो वो स्वयं में घृणा का कैदी है। दैट वो खुद ही प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, क्योंकि वो कहीं ना कहीं prejudice जो होती है वो एक strong dislike होती है जिसमें कोई reason नहीं involve होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक नैरो माइंडेडनेस है, बहुत संकुचित मानसिकता का इंसान जो है वो उसके अंदर बहुत ही संकुचित मानसिकता है, और वो कहीं ना किसी प्रेजुडिस से घिरा हुआ है, जिस वजह से वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मैं सचमुच फ्री नहीं हो सकता जब तक मैं दूसरे की स्वतंत्रता को हरता हूँ या मैं दूसरे को स्वतंत्र नहीं रहने देता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं फ्री नहीं हूँ जब तक कि मुझसे मेरी स्वतंत्रता ले ली गई है। तो ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इस तरह से ऑपरेस करने वाला और ऑपरेस होने वाला दोनों ही ह्यूमन नहीं है, दोनों की जो मानवता है ना उसको हर लिया गया है। In this way, this lesson is all overdone. I hope you liked the video and understood the chapter. Thank you, students.